आज मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है तो उस मूविंग चार्ज पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगता है, उस फोर्स को हमें एक्सप्रेस करना है। अब बात आती है कि भाई मूविंग चार्ज पर फोर्स क्यों लगता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज डिस्कस किया था। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है चैनल पे जाके उस प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, जिससे आपको ये मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर कोई चार्ज Q मूव करता है तो इसका मतलब है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट। और पीछे हमने वीडियो में डिस्कस किया था जो हमारा स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज वो बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। इसका मतलब है अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है उस पार्टिकल पर और फिर वो अनदर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उस पर क्या लगेगा, उस पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट ले लिए। माना कि जेड डायरेक्शन में हमारा बी अप्लाइड है, इस तरह से जो हमें गिवन है, इस तरह से इस डायरेक्शन में, और वहां पर कोई पार्टिकल एंट्री करता है क्यू वी वेलोसिटी से। ये पार्टिकल क्यू ओरिजिन नहीं है, मैंने पार्टिकल दे दिया। तो ये एक एंगल बनाएगा। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड में जब भी बात करेंगे हमेशा एक जो पार्टिकल एंटर करेगा वो एक एंगल बना के करेगा। ये हमने इसको पार्टिकल क्यू को वी वेलोसिटी से एंट्री करा के इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से। तो देखो यहाँ पर क्यू और बी के बीच एक एंगल बनेगा, ये एंगल हमने यहाँ पे शो कर दिया। अगर ये कंपोनेंट वी है तो ये थीटा है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सा होगा हमारा, वी कॉस थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व करना 11th में बता देते हैं। ये वी कॉस थीटा हो जाएगा। ये इधर कंपोनेंट है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, इस साइड जेड एक्स, तो ये कंपोनेंट होगा हमारा वी साइन थीटा। तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम है। वी को हमने ब्रेक कर दिया, कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए, वी साइन थीटा एंड वी कॉस थीटा। अब बात करते हैं कि इस पर फोर्स किस तरह से लगता है। यहाँ पर जो क्यू चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, द फोर्स experienced by charge particle Q due to given field B depends on following factors। कहने का मतलब है जो इस Q पर फोर्स लगेगा इस B की वजह से वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो वो फोर्स पहला फर्स्ट पॉइंट F डायरेक्टली टू Q, पहला तो Q के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करेगा। अगर Q ज्यादा होगा तो ये B उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। सेकंड पॉइंट F डायरेक्टली टू D। अब की बात Q कांस्टेंट है, B को हम बढ़ा दें तो B को बढ़ाने पर इस Q पर फोर्स ज्यादा लगेगा। ये B का मतलब है यहाँ अप्लाइड जो फील्ड है हमारा, अप्लाइड बी। थर्ड पॉइंट F डायरेक्टली टू B साइन थीटा। और कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हमें ध्यान रखना है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हमेशा हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लेना। कभी भी हम वी कॉस थीटा की बात नहीं करेंगे, हमेशा साइन थीटा की बात करेंगे। रीजन अभी आगे जब इसको डिस्कस करेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा। इन तीनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशंस। तो इसकी डेफिनेशन, इसका जो इक्वेशन बन के आएगी F डायरेक्टली टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैंने इस तरह आगे पीछे करके लिख दिया है। तो यहाँ से जो F आएगा डायरेक्टली हटाया तो K क्यू वी बी साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। F इज इक्वल टू K क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो K है हमारे पास इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 1। तो K की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, 1।
अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेते हैं तो हमारे पास जो फोर्स निकल के आएगा तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमारा वो फोर्स हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड B चार्ज पार्टिकल Q पे लगा रहा है, जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है थीटा एंगल बना के B के साथ। ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। हम पर फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, तो इसके वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। F इज इक्वल टू क्यू, इसमें वेक्टर कौन कौन सी टर्म V और B, तो V क्रॉस B, तो ये इसका आ गया वेक्टर फॉर्म। F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। अब ये क्वांटिटी हमारी क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये हमें याद रखना है, जो इसकी डायरेक्शन होगी उसको किस रूल से दिया जाएगा? राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा इस डायरेक्शन को, इस तरह से। कैसे? देखो, अगर यहाँ पर Q चार्ज पार्टिकल है तो B तो इधर था, पीछे डायग्राम बनाया था, और V उसमें यहाँ था, तो ये एंगल होगा थीटा। अगर हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना तो हमेशा ध्यान रखना है जो कंपोनेंट पहले उस पर अपनी उंगलियां रखो इस तरह से, और जाना किसके पास है? V से B, तो उसकी तरफ हाथ ले जाओ, V से B। तो ये हमारा बाहर की तरफ आ रहा, बाहर की तरफ मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा, तो ये यहाँ पर फोर्स की वैल्यू होगी। और इस फोर्स की वैल्यू इसके बराबर होगी Q V क्रॉस B के। एक पॉजिटिव चार्ज इज गिवन, अगर नेगेटिव चार्ज दे दें इस तरह से तो B ये होगा, V की वैल्यू हमारे पास ये होगी विद एंगल थीटा। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो इस तरह आएगी नीचे की तरफ। F इज इक्वल टू माइनस क्यू V क्रॉस B। तो सिंपल सा टॉपिक है, जस्ट डायरेक्शन है, राइट हैंड थंब रूल से दी जाएगी। इसमें एक टर्म और लिख सकते हैं, फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड दिस फोर्स F परपेंडिकुलर होगा, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing V वेक्टर एंड B वेक्टर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये जो फोर्स होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। या मैं सीधा सा कह दूं कि जिस प्लेन में V और B होंगे उसके ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, जैसे अभी पीछे बताया था, तो F तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा प्लेन के, और कहाँ पर होगा? अपवर्ड। अगर चार्ज नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर तो फिर भी होगा, पर कहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर यहाँ पर इफ V बराबर 1 ले लें, Q बराबर 1 ले लें और थीटा बराबर 90 ले लेते हैं, तो F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो F की वैल्यू हमारे फोर्स के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो क्या होता है? एक फोर्स ही होता है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करूँगा, जस्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज इक्वल टू द फोर्स, इज इक्वल टू द फोर्स व्हेन चार्ज इज 1 कूलम या यूनिट चार्ज, वेलोसिटी इज यूनिट वेलोसिटी एंड थीटा इज 90। इसका मतलब क्या है? अगर कोई चार्ज 1 कूलम का 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, थीटा एंगल, और वो थीटा एंगल कितना हो? वो 90 का हो, तो B के साथ एंगल अगर 90 बन रहा है तो फोर्स बराबर हमारे B के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तरह से
बी क्या होता है, बी एक फोर्स ही होता है जो किसी पार्टिकल पर लगता है, कब, जब चार्ज 1 कूलम हो, वेलोसिटी 1 हो, और जो पार्टिकल मूव कर रहा हो वो 90 डिग्री पे हो या परपेंडिकुलर हो अप्लाइड फील्ड के। यहां से केस है कुछ। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 कितना होगा हमारा, साइन 0 होगा हमारा 0, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 0, तो फोर्स आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या हो गया, बी हमारा ऐसे था और वी हमारा ऐसे था, तो ये एंगल थीटा था। अगर हम इस थीटा की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो ये बी और वी एक लाइन पे आ जाएंगे दोनों, इसका मतलब है इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पॉइंट हमें याद रखना है, देयर इज नो फोर्स व्हेन थीटा इज 0 या B and V are in सेम डायरेक्शन। अब समझ में आ गया कि मैंने पीछे जो V cos थीटा कंपोनेंट नहीं लिया था। दूसरा केस, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू हम 90 रखते हैं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो रख दें यहाँ पे 1। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन 91, और ये 90 किसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था बी और ये कंपोनेंट बी, ये थीटा, ये बी कॉस थीटा, तो जो इधर वाला कंपोनेंट लिया था हमने, ये हमने साइन थीटा जो लिया था, इसलिए मैंने वहां पे भी कहा था कि हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाएगा ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसलिए हमेशा परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट है। इसलिए जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा हम एक कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर वाला, साइन थीटा वाला। अब ये जो फोर्स होगा एफ, मैक्सिमम फोर्स, इसकी भी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज गिवन बाय लेफ्ट या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को शो किया जाएगा। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर्स in such a way that this finger gives direction of magnetic field, this finger gives motion of charge particle, and here is theta, यहाँ पर इन दोनों के B और V के बीच थीटा, then this thumb gives the direction of motion, या this thumb gives the force on charge particle। तो यहाँ से डायरेक्शन दी जाती है लेफ्ट हैंड से। उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फोर्स की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ बी। बी कैसा हमारा, बी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनिट ऑफ बी, एसआई यूनिट इज टेस्ला। नेक्स्ट सीजीएस यूनिट इज गॉस। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन दोनों का, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। एक टेस्ला बराबर होगा 4 गॉस के। ये हमें याद रखना है, पेपर में कई बार उल्टा भी पूछ लिया जाता है, 1 गॉस इज इक्वल टू, तो इसको क्या बोल देंगे हम, 10 की पावर -4 टेस्ला। इस तरह से ये कई बार पेपर में उल्टा भी पूछ लिया जाता है, 1 गॉस इज इक्वल टू, तो हमें ध्यान रखना है टेस्ला पूछा या गॉस पहले दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ बी, तो यहाँ से इसके लिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो B की वैल्यू क्या होगा, F बाय क्यू वी। B इज इक्वल टू F की क्या होगी वैल्यू, डायमेंशन ML T-2, Q का 80 होगा, V वेलोसिटी है तो LT-1
1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m, यहाँ से देखो l से तो l कैंसिल हो जाएगा, t से t जाएगा, ऊपर जाके क्या आएगा m a माइनस 1 t माइनस 2। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा b का, m a माइनस 1 t माइनस 2। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।